हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। और जब आंसर राइटिंग की हम बात करेंगे ना, तो हमारा फोकस रहेगा बीपीएससी की आंसर राइटिंग पर। हम यूपीएससी की बात नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। न हम यूपी की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है बीपीएससी से, और हम बीपीएससी की बात करेंगे। देखिए, जब हम बीपीएससी की बात करते हैं ना, तो पहले क्या होता था बीपीएससी में, पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, पहले आते थे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का आता था, लगभग यही रहता था। अभी क्या आने लगे, अब आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इनके शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, ये 8 नंबर के आते हैं और 7 नंबर के, ये दो तरह के आते हैं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन 8 नंबर के नहीं आते हैं और सारे क्वेश्चन 7 नंबर के नहीं आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आने लगे हैं 38 मार्क्स के। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम यूपीएससी में देखते हैं, यूपीएससी में आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसे दिखाई देंगे 12, 10 और ऐसे यूपी 10 और 8 ऐसे करके आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह का पैटर्न चलता है, जो कि बीपीएससी क्या रहता है, हमें इनसे मतलब नहीं है। हो सकता है ये 15, आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें 15 नंबर के भी दिखाई देंगे। तो कहने का है, हमें यूपीएससी का पैटर्न से नहीं मतलब है, हमें है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के पैटर्न से मतलब। तो यहाँ पर आपको जो शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, अब बात आती है 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसको कितने वर्ड में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए। ऑन एन एवरेज इसको 150 वर्ड में लिखा जा सकता है, यानी इसकी जो शब्द सीमा होगी, जो 8 नंबर का आएगा, इसकी होगी 150, यानी कि 1.5 पेज ये रहेगी। जो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इसको 125 वर्ड में लिखा जा सकता है और इसकी शब्द सीमा होगी 1/1/4, यानी 1.25 पेज के आसपास, ये बोल सकते हैं। और जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, इसकी होगी 4.5। आप इसको 5 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बशर्ते आपको स्पेस दिया हो। स्पेस रहेगा आपका 4.5 पेज के आसपास। अगर यूपीपीसीएस की तरह कर दिया तो हो सकता है वहां 6 पेज भी हो, पर 6 पेज तो आपको नहीं लिखना है ना, तब आप 5 पेज तक लिख सकते हैं। पर एक अच्छा ये माना जाएगा आप 4.5 पेज तक लिखें, क्योंकि आप इसका ना, जब आप मेंस में जाते हैं तो हमेशा याद रखना, ये पहले मैंने बताया कि शब्द सीमा क्या रहेगी। आपके जो क्वेश्चन आएंगे, इनकी शब्द सीमा क्या होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है बच्चों का कि सर क्या शब्द सीमा होगी, कितने नंबर में क्वेश्चन लिखना और कितने पेज में क्वेश्चन लिखना है। ये हमने शब्द सीमा बताया। अब क्या रहता है ना, देखिए, अगर यहाँ पर मैटर ये करता है, अगर मैं किसी क्वेश्चन में, सर मुझे तो ज्यादा आ रहा है, मैं तो ज्यादा लिखना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिख देना, कोई इशू नहीं हो रहा है। पर इस चीज का आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हर व्यक्ति की लिखने की एक स्पीड होती है। जब आप मेंस में जाते हैं ना, जो स्टूडेंट मीन्स जिन्होंने लिखा है, उन्होंने ये बात फील की होगी, जो इंटू दे रहे हैं या जो हो चुके हैं सिलेक्टेड, उन्होंने, हर किसी ने ये बात फील की है। और जो नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, वो जब मेंस में जाएंगे तो वो इस बात को फील करेंगे। जब मेंस होता है ना, ये क्या रहता है, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा। अगर ज्यादा लिखा तो आपने, तो हर बच्चे ने ये बात फील की होगी, मेंस में जो 50% होता है ना, 50% करता है आपका कंटेंट, काम आता है जो भी आपने पढ़ा है मेंस के लिए, और 50% काम आता है आपका प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट, कि आपने कैसा उसका मैनेजमेंट किया है अपने पेपर का। अगर आपने पेपर का मैनेजमेंट अच्छा किया है तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे नंबर उठ जाएंगे, बशर्ते आपका कंटेंट अच्छा हो। अगर आपने पेपर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया है तो क्या होगा, कंटेंट कितना ही अच्छा है, नंबर नीचे जाएंगे। यानी ये दोनों चीजें पूरक हैं। और अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो क्या होगा, आपने मान लो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन में मान लो आपने ज्यादा लिखा, तो क्या होगा, हर व्यक्ति का ना लिखने की एक स्पीड होती है। ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं, एक व्यक्ति 1 मिनट में 20 वर्ड लिखता है। 20 वर्ड लिखता है ना, तो आप लगातार लिख के देखेंगे ना, तो आप देखना आपके वर्ड सीमा उतनी आएगी। आप 20 वर्ड लिखते हो, और ऐसे तो है नहीं कि मशीन की तरह क्वेश्चन सामने आया आप लिखना शुरू कर दिया, सोचेंगे वहां भी जाएगा ना। तो आप ये मान लेते हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट सोचने का चला गया, 8 क्वेश्चन है तो 8 मिनट आपके सोचने के चले गए।
इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद वो अटेंडेंस सीट वाले आते हैं, इस तरह करके हम ये मानते हैं 5 नंबर और चले गए। तो टोटल मिलाकर हम इसका ना 10 मान लेते हैं, 10 और 5 15 मिनट तो यहीं चले गए। इसके बाद अगर आपने क्या किया, आप अगर ऐसे एक्स्ट्रा लिखने लगेंगे तो इसकी कटौती कहाँ होगी, जो आपने क्वेश्चनों में आपने ये 5 क्वेश्चन है जिनमें आपने एक्स्ट्रा लिखा है, लास्ट के 3 क्वेश्चनों में आप वही कम आपको लिखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम तो एक लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं पूरे दिन भर आप बैठ कर लिखेंगे, तो यहाँ आप कम लिखेंगे लास्ट के 3 में, और ये क्या रहेगा, ये आपके स्कोर को परफॉर्म करेगा। हो सकता है आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी दें, ऐसे कई बार होता है बच्चे कोई छोटा बड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, जो नया पैटर्न है ना, इसमें ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऐसे छोटे छोटे पार्ट आते हैं 1 2 3 4 5 करके, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके पार्ट आते हैं। ये मैंने फर्स्ट पेपर का बताया। सेकंड में जो अगला पेपर होगा ना, उसमें जो अगला पार्ट आता है उसके भी ऐसे करके आएंगे छोटे छोटे पार्ट। तो क्या होगा, इनमें से अगर 1 2 भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो वहीं आपने खुद का ही डैमेज कर लिया है, यानी आपका जो जो फाइट होगा ना वो कम बच्चों में होगा, सॉरी उन बच्चों में होगा जिन्होंने पूरा पेपर नहीं किया है, तो आपने पहले अपनी कबर खोद लिया। तो इसलिए ना हम ये बात करते हैं कंटेंट 50% और 50% मैटर करेगा, इसका प्रबंधन, इसके ऊपर हम कभी फिर चर्चा करेंगे प्रबंधन के ऊपर। अभी आज हम बात करेंगे कंटेंट के ऊपर, और कंटेंट का भी सिर्फ एक छोटे से पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे, और उसमें भी ये बात करेंगे कि उत्तर लिखा कैसे जाए। एक अच्छा उत्तर होता है, उत्तर कैसे लिखें, हाउ टू राइट आंसर। एक अच्छा उत्तर यानी ये कैसा, एक अच्छा उत्तर यानी गुड, यानी एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, आज हम यही बात करेंगे, ठीक है। कुछ ना आपको काफी वो था कि कैसे, देखिए पहली बात तो हम ये बताते हैं, आप ना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लिखने में। अभी आप उस स्टेज से ना बाहर निकल चुके हैं कि जब आपको लंबा लंबा लिखना है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि आप लिख सकते हैं। आप कितना आपने बताया था, अभी कौन से नंबर टेस्ट में है आप? 8 आप ठीक है, 3 पेपर और लिखिए, इसके बाद आसपास आप आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो आप पूरी हिस्ट्री में अपना इत्मीनान से आप पूरा टाइम लेकर लिख सकते हैं, हम आपको टाइम के लिए नहीं बोलेंगे। पर जैसे आपका नेक्स्ट एरिया स्टार्ट होगा ना, जैसे आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉलिटी में आपको ऐसे नहीं करना है। पॉलिटी में ना पहली चीज होती है आपको लिखना सीखना है, लिखना आपका हिस्ट्री वाला एरिया सिखा दे रहा है, क्योंकि आपको बिल्कुल, आप जो पहले आप पहला आंसर लिखा था, आप मेरे से कैसे बात कर रहे थे, आप कैसे बात कर रहे थे कि कैसे लिखा जाए, इशू वही था कि लिखा कैसे जाए। अभी आपको ये पता लग गया है कि कैसे लिखा जाए, मतलब इतना मैं संतुष्ट हूं कि कुछ भी आएगा आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, मतलब इतना, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है आप सभी पर। हाँ मैंने बताया ना, हिस्ट्री एक एरिया, आपको ये पेपर है ना, हिस्ट्री पे पूरे में इत्मीनान से आप लिखते जाइए। जैसे आपका पॉलिटी आए ना, आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब आपने इत्मीनान से लिखा, उसमें सर का फीडबैक आ रहा है, यानी इत्मीनान से लिखने के बाद भी सुधार की गुंजाइश है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ टाइम मैटर करेगा। हर पेपर को आपके सामने देखिए, हर एक का जितने क्वेश्चन होता है ना वो टाइम होता है। अब आप यहाँ टाइम पर खेलना, ये मैंने बोला ना, देखो मैंने ये बताया कि पेपर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंटेंट, कंटेंट वाला पार्ट मैंने बताया, और दूसरा होता है आपका प्रबंध वाला पार्ट, मैनेजमेंट वाला। कंटेंट वाला तो आप हर एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ना, कंटेंट तो आपके पास इनफ है, क्योंकि आपको पता लग गया है, अब इससे आपको ये पता लग गया है किस एरिया को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखा जाता है। अब आएगा मैनेजमेंट, यानी 3 घंटे में जैसे पेपर पूरा होता है ना, इसी अनुसार वही फीलिंग आएगी आपकी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ऊपर ना देखिए, ये देखिए कितना है, आपके ऊपर कितना है, हाँ आपके ऊपर कितना है, हाँ तो ठीक है। तो आप देखेंगे ना, कई क्वेश्चन जब छोटे आएंगे तो उनमें कम ज्यादा भी रहेगा, तो आप उस टाइम में लिखना, और उस टाइम में लिखेंगे ना तब आपको फीलिंग आएगी कि पेपर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अनंत टाइम में लिखना सोच सोचकर, जैसे अभी आप लिख रहे थे ना, तब आपकी हैंड राइटिंग में भी गड़बड़ आएगी, आप हो सकता है लास्ट में ऐसे
घसीटाराम टाइप में लिखें, एकदम अलग ही तरह लिखें, और तब आपको ये भी रहेगा कि कैसे इसको पूरा करूं। तब आपको टेंशन ये नहीं रहेगी कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तब टेंशन इस चीज की रहेगी कि मैं अपने क्वेश्चन को कैसे मैनेज करूं, क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर को उस टाइम में कैसे मैनेज करूं। और जब यहीं पर खेल शुरू हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा, और इसमें लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना है, आपको इंट्रो भी लिखना है, मेन बॉडी लिखना है, और इसके साथ साथ आपको कंक्लूजन भी लिखना है। तीनों तो लिखना ही होगा ना, मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा। और आप नहीं लिखेंगे तो जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा वो लिखेगा, भाई वो तो रिलेटिव फाइट है, कोई एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो एक और इंट्रो भी आपका एक अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन भी आपका अच्छा होना चाहिए, और मेन बॉडी भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए। तो अब ये रहता है कि जो मेन बॉडी का रहेगा ना और कंक्लूजन इंट्रो का, वहां पर भूमिका शुरू हो जाती है आपके फोटोग्राफी की। ठीक है, ये आ गया, आपने ये बना दिए चार्ट, आपने बना दिया वेब डायग्राम, आपने ये बना दिया। देखिए ये बने हुए, आपने ये बना दिया, आपने ऐसे करके। आप अगर मंदिर वगैरह बना रहे हैं, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, आपने ये सारी चीजें बना रहे हैं। इसके अलावा आपने जैसे अभी हैं, अब जो आपके आंसर होते हैं ना, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आप अपने आंसर में ना फोटो बनाना शुरू कर दें। अभी आपका ये है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जहां पर फोटो नहीं बनते हैं वहां पर क्या करें ना, वहां पर ऐसे करके ना ऐसे फिगर बनाना शुरू कर दे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनका प्रयोग करना शुरू कर दे। इससे क्या रहेगा ना, इससे देखो, इससे क्या रहता है ना, आपका समय बचता है। इसको होते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का मैंने बात बताया ना, इसका ना ये मैनेजमेंट वाले हिस्से में आ जाएगा। इससे ना ये बनाते हो, वो बाकी चीजें बनाते, तो उससे ना पहली बात तो क्या रहेगा आपका, जैसे ये पेज है, देखो ये आपका पेज है, ये है पेज, ये पेज है। तो अगर आपने यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आपने एक इंट्रो लिख दिया, यहाँ उसकी एक हेडिंग दे दी, यहाँ आपने पॉइंट बता दिए, ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है, नेक्स्ट पेज आपका आ गया यहाँ पर, यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ एक हेडिंग दी, यहाँ पर आपने सब हेडिंग दी कुछ, यहाँ पर अब आपने क्या किया, एक आपको, क्योंकि आपको पता है एक टाइम, लिमिटेड टाइम है, आपने एक फोटो बना दिया या कुछ भी बना दिया, मैं ये बता रहा हूँ, आपने ऐसे बना दिया। कितना स्पेस तो वही चला गया, नीचे चित्र का नाम लिख दिया, ये चित्र किसके बारे में बनाया जा रहा है, फिगर। तो इसने क्या किया, हार्डली आपका 2 मिनट लगा, पर 2 मिनट मुश्किल से लगा होगा। इससे दो चीजें बेनिफिट मिल गया। पहली बात, एग्जामिनर को यह दिख गया कि अरे पॉइंट अलग अलग लिखे हैं, वो सीधे सीधे नंबर दे जाएगा। पहली बात यह है, आपका रिप्रेजेंटेशन है ना, जो प्रस्तुतिकरण वो बहुत बेहतर हो गया। दूसरा क्या रहता है ना, दूसरा इससे क्या रहा, इससे दूसरा ये रहा, आपका टाइम बच गया। भाई वहां तो टाइम का खेल है ना, एक ट्रिक की काम होता है कि 3 घंटे में इतने शब्द लिखना, एक इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी लिखने को लिख देंगे। अभ्यास, अभ्यास आपका ये अभ्यास ही तो करवा रहा है कि आपके माइंड को, ब्रेन को ट्रेन करवा देगा कि उस लिमिटेड टाइम में कैसे सोचा भी जाए और तब लिखा जाए। तो फिर आपने क्या किया, आपने ये बना दिया। पहली बात है, इसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा। दूसरा इसका सॉरी एक्सप्रेशन, प्रस्तुतिकरण एक्सप्रेशन अच्छा होगा। दूसरा इसका ये होगा कि आपका समय बच गया। और तीसरा क्या रहेगा ना, तीसरा ये रहेगा, जो कॉपी है, पैराग्राफ पैराग्राफ चल रहे हैं, वो मोनोटोनस हो जाता है देख देख कर। अभी आप वहां बैठे हैं, इधर खड़े होकर आप एक बार फील करके देखिए ना, या फिर वहां आयोग में वहां जा रहे हैं तो वहां फील करके देखिए कि सुबह से शाम तक आप कॉपियां चेक कर रहे हैं, कैसा माइंड हो जाएगा। और सबके ऐसे पैराग्राफ आ रहे हैं, अगर किसी के इस तरह के बीच में आएगा तो खुश हो जाता है, अरे चलो ठीक है। कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो उसमें क्या रहेगा ना, इसमें ना आपके नंबर हल्के से ज्यादा आ जाएंगे, और यही चीजें मैटर करनी शुरू हो जाती है। और ये क्या होता है ना, थोड़े थोड़े नंबर आपका साल बचा देता है, थोड़े थोड़े नंबर आपका सिलेक्शन करवा देता है। बोलते हैं ना, दीवार के आप इस पार खड़े हैं,
दीवार के अगर आप ऊपर भी खड़े हो गए ना, खड़े होकर वापस दीवार के उसी साइड गिर गए, कोई मतलब नहीं है। अगर दीवार से अंदर चले गए तो मैटर करता है, और अगर वो 0.25 नंबर भी आपको दीवार से उस साइड गिरा देता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो इसलिए ना आप क्या करें, पहला चीज है, पहला कंटेंट पर आप काम कर रहे हैं, अभी सेकंड वाले पॉलिटी वाला एरिया आएगा तो आप इस पर बात करना। और अभी ना अभी कोशिश करेंगे संडे को ना, जब सब स्टूडेंट होंगे ना, तो क्लास में कुछ क्लास करवाऊंगा आप सभी की। इसमें आपकी रहेंगी क्लास, इसके ऊपर होंगे आपकी कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। आंसर राइटिंग उसमें ना आपको करके क्या आना है, आपको घर से ना ये करके आना है, जितने पिछले साल के पेपर है ना, आपके पास है ना पिछले साल के पेपर है, आपके पास भी है ना, हर एक बच्चे के पास है। तो जितने भी स्टूडेंट है ना, जो वीडियो भी देखेंगे बाकी बच्चे भी, और आपके साथ भी सबको बोल देना, ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा कि सब पिछले साल के क्वेश्चन देख कर आए, और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होंगे ना उनके बारे में दिमाग लगाकर और उनके बारे में बात करेंगे। आसान क्वेश्चन के बारे में कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना आप सब पर कॉन्फिडेंस है कि आप आसान क्वेश्चन मतलब मुझे ये लग रहा है कि आसान क्वेश्चन में आपको कभी इश्यू नहीं होने वाला। अगर समय लिमिटेड समय है, क्योंकि हमेशा तो इस तरह के प्रोग्राम नहीं रहता है, आपको क्लास ही काफी मुश्किल से रहता है। तो आपका ना जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, जिनमें आपको लग रहा है कि इसमें क्या लिखा जा सकता था, क्या लिखा जा सकता है, आप नोट करके आइएगा, या आपने जो PYQ है तो उसको सर्कल करके आइएगा। उस दिन ना उन पर ही बात करेंगे, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आसान क्वेश्चन तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल पर बात करेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन पर भी बात करेंगे आपको समझाने के लिए, पर हम एग्जाम्पल भी मुश्किल क्वेश्चनों से ही उठाएंगे। और वो किसका है, पॉलिटिक में अच्छे खासे आते हैं, पॉलिटिक के, करंट अफेयर के, या जो भी एरिया है उनके हम बात करेंगे। पहला इसमें ना आपकी कई सारे क्लास होंगी। पहली क्लास में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, जो मुश्किल क्वेश्चन होगा ना सबसे पहली क्लास में करेंगे बात कैसे समझा जाए, उसके बाद उसी में बात करेंगे समझा कैसे जाए और उनको लिखा कैसे जाए उसी पर। फिर उसमें ना मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा आंसर क्या होता है, अच्छे आंसर को लिखने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी ना अपनी कुछ क्लासेज होंगी, ताकि आपका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम एकदम बहुत बेहतर हो सके और आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो। यह अभी जैसे लिख रहे हैं ना, इससे कई गुना अच्छा हो। स्पेस नहीं, कहीं कोई कंपलसरी नहीं होता है पूरा भरना। मैंने बताया ना, अगर आपको 6 पेज दे दिया है लिखने के लिए, बढ़िया से लिख दिया तो नहीं, किसी ने नहीं बोला है, पर अगर आपने कम लिखा ये रहता है कुछ खालीपन रह गया, बच्चे ने कुछ तो गड़बड़ किया है। क्योंकि देखिए आप इसके पीछे ना क्या साइकोलॉजी काम करती है, ये करती है एक पेज में एक व्यक्ति आप कितने वर्ड लिख लेंगे, मैक्सिमम 100 वर्ड लिखता है, मैक्सिमम 100 वर्ड लिखता है। आपने हो सकता है आपने 100 के बजाय आप कितने करेंगे, कोई इसमें 80 लिख देगा, कोई इसमें 120 लिख देगा, एवरेज हम मानते हैं 100 वर्ड लिखता है। इसमें आप कितने लिख देंगे, आप इसमें 150 लिख देंगे, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख देंगे बहुत ज्यादा। अब जो पढ़ेगा उसका ही दिमाग खराब हो जाएगा। आप समझ गए, चीजें ऐसे काम करती हैं। अगर आप खुला वहां कोई स्वच्छ भारत अभियान के नंबर नहीं मिलते हैं, आपको देखो स्पेस दिया गया है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करे। जो एग्जामिनर होता है ना उसकी साइकोलॉजी ये काम करती है, अरे आपको दिया गया है स्पेस, तो फिर कंजूसी काहे की बरत रहे हैं, ऐसी करती है वहां यही साइकोलॉजी। क्योंकि आपने खाली छोड़ दिया पेज, तो उससे क्या रहेगा, किस चीज का कोई काम का तो है नहीं, न वो बेचने के काम आएगा, वो कोई काम नहीं आएगा, उसको क्रॉस ही करने के काम आएगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना उसको आधा कर दिया जाए, पूरा नहीं भरे तो। और आधा करने के लिए आपको थोड़ा खुला खुला लिखना पड़ेगा, और खुला खुला लिखेंगे तो उससे आपके जो वर्ड है ना वो भी एकदम अच्छे अच्छे दिखेंगे। और साइकोलॉजी ये मैटर करेगी, उसमें ये रहेगा, पहली बात तो ये, दूसरा ये रहेगा लगेगा बच्चे ने ना अच्छा खासा लिखा है, और ज्यादा अच्छा खासा लिखा है तो वहाँ नंबर। देखिए ये सारा खेल ना ये कैलकुलेट ये उस तरह का रहता है, आपका कोई तकनीक वाला काम नहीं है, ये आदमी की साइकोलॉजी बेस्ड है।
अगर उसको फील ये हो गया कि आपने ठीक ठाक लिखा है, पूरा पेज भर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति उसका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए आप कोशिश करना पेज क्या करना है, खाली न छोड़े। ठीक है, आप और कुछ पूछना है आपको? हाँ, सेम पेज से बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अंडरलाइन करने का ना ये होता है, आप अंडरलाइन ना एक लिमिट से ज्यादा ना करें। पता लगा एक पेज है, एक पेज में आपने कितना है, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिया, 4-5 अंडरलाइन मैक्सिमम, 4-5 मैक्सिमम चलेगा। आपने पता लगा आपने ये लाइन भी अंडरलाइन कर दी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अब अगला ये सोचेगा यार अंडरलाइन कौन सी नहीं है। तो ऐसे नहीं चलना है। आप तो करते हैं अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन किसको किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको अंडरलाइन किया जाता है। कीवर्ड क्या होते हैं ना, जैसे आपने करंट का एग्जांपल दिया है, उदाहरण स्वरूप आपने लिखा उदाहरण स्वरूप, आपने उदाहरण स्वरूप लिखा ना, कोई एग्जांपल दिया, किसी अच्छे से थिंकर का नाम दे दिया, तुरंत अंडरलाइन कर दो। बाकी ने नहीं दिया होगा, आपने बता दिया, देखिए मैंने तो दिया है, बाकी ने दिया है या नहीं आपको उसकी कॉपी का नहीं पता, पर आप उम्मीद करना बाकी ने नहीं दिया है। आपका कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने वो ज़्यादा अच्छा लिखा? आपने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद क्या रहेगा, आपने बिहार का कोई अच्छे आपको डाटा अगर एक्यूरेट याद है तो आपको अंडरलाइन करो। इसका ना 2 तरीका होता है, सॉरी इसका 2 नज़रिया होता है। अगर आपने अंडरलाइन गलत चीज़ को कर दिया तो अगले का मूड खराब हो जाएगा, अरे ये क्या मतलब है, उसको आपकी चीज उभर के दिखेगी और वो आपको काट देगा क्वेश्चन। अगर आपने सही चीज को, आपको पता है कि ये ठीक है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया तो उसका नंबर मिल जाएगा। तो कोशिश करें जो चीज आपको पता है और ठीक ठाक है ना, उसको अंडरलाइन करें आप। जैसे थिंकर हो गए, आर्टिकल हो गए, इसके अलावा जैसे आप मधुबनी कला है, मौर्य कला है, इस ये बाकी कलाएं हैं, इनमें तो फोटो वगैरह भी आ गए। आपको अगर करंट से कहीं से लिंक कर रहे हैं तो वो हो गया अंडरलाइन, यानी रिपोर्ट वगैरह हो गई। अगर कुछ भी है ना, वो चीज़ें अंडरलाइन होंगी जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है आपके अनुसार, वो चीज़ें अंडरलाइन करो। पूछना कुछ? हाँ पूछिए। जो मतलब कि क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन के बारे में तो मैंने बताया ना, अगले अपनी क्लास में यही बात करेंगे कि और भी देखिए बीपीएससी के नहीं, यूपीएससी को उठा लाना कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यूपी के भी उठा लाना। जो आपको सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगे ना, जिसको आपको लग रहा है कि सबका दिमाग खराब हो गया, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपके आसपास वालों को भी वो भी उठा लाना। उस दिन उसी से तो देखेंगे, जब वो कर लिया तो फिर तो हमारे लिए एकदम हल्की सी चीज हो जाएगी। ठीक है, पर हम उनका ये रिलेवेंस देखेंगे कि हमारे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, उस चीज का बस ये पहलू रखेंगे। माइंड ये रखना, देखिए क्वेश्चन ना, हमें क्वेश्चनों से फर्क नहीं पड़ना है, हमेशा याद रखना आपके लिए यूपीएससी भी कुछ नहीं है, ये चीज याद रखना। न यूपीपीसीएस कुछ भी है, न बीपीएससी है। हमें सिर्फ हर एक चीज को ये देखना है अपने नजरिए से। अगर जैसे हम एथिक्स के क्वेश्चन नहीं उठा के लाएंगे, आप नहीं लेकर आएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। आप हिस्ट्री के उठा लाना कहीं से भी, बीपीएससी के उठाना या यहाँ से उठाना, पॉलिटी के उठाना, इनके उठाना, जो चीज हमारे बीपीएससी में आ रही है ना, हमें उसी से मतलब है और उसी से मतलब रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें तो बीपीएससी पेपर क्लियर करना है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैं अगले क्लास में हम बात करेंगे, आप बताना। ठीक है, और कुछ पूछना है पेपर के क्वेश्चन समझने के अलावा? और उन क्वेश्चनों को जो आपको ना, इस चीज एक काम और करना, आपको जो क्वेश्चन लगे ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, क्या है, उन क्वेश्चनों को ना एक ये चीज और देखना कि वो क्वेश्चन है, अपना एक माइंड सेट जरूर लगा कर देखना, अच्छा इसमें ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने माइंड मेकअप किया ना, तो उससे आपको ये भी लगेगा कि क्योंकि आप सेम कंडीशन आपके एग्जाम में होगी, वहां आपको अनटच एरिया के क्वेश्चन आ गए, एकदम मुश्किल क्वेश्चन आ गए, तो आपको ये पता लग जाएगा मैं अगर उसको सोल्व कर रहा था तो मैं ठीक दिशा में जा रहा था। अगर जहाँ ठीक दिशा में जाते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका जो आंसर का जो होता है ना, उसका काफी नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।